It's not just that. ADHD and anxiety. My body was heating up in social gatherings, finding it very hard to focus on certain things. आलिया भट्ट एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस होने के बाद भी, एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होने के बाद भी फोकस के लिए स्ट्रगल करती आई थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उनको एडीएचडी की प्रॉब्लम है। और उन्होंने इस वीडियो में शेयर किया कि उनको अटेंशन में फोकस करने की प्रॉब्लम होती थी, जो धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ी, वो अडल्ट हुई, ये प्रॉब्लम्स डिफरेंट टाइप से उनको अफेक्ट करने लगी, जिसे हम एडीएचडी कहते हैं। सोचिए, जब एक सक्सेसफुल एडल्ट को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो फोकस नहीं कर पा रहा है, अटेंशन नहीं दे पा रहा है और वो इरिटेटेड हो रहा है इन सारी चीज़ों को लेके, तो एक बच्चे को कैसा फील होता होगा। जब बच्चे को हम बोलते होंगे कि तुम बहुत ज़्यादा शरारती हो, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, तुम हर चीज़ भूल जाते हो, तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है, तुम बहुत ज़िद्दी हो, इस तरह की टैगलाइन लेके बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, उसकी पर्सनैलिटी पे उसका क्या असर पड़ सकता है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स आज बढ़ गई हैं, हर एडल्ट ये बोलने लगा है कि मुझे एडीएचडी है, ये है या नहीं है, ये स्क्रीन की प्रॉब्लम की वजह से है। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम बच्चा भी बता रहा है तो उसको इग्नोर करने की बजाय हम उसको समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो एडल्ट होगा, हो सकता है ये प्रॉब्लम दूसरे रूप में दिखाई देने लगे। एडीएचडी में प्रॉब्लम होती है अटेंशन की, फोकस करने की और इम्पल्स कंट्रोल करने की, और ये सारी चीज़ें मिलके इसका बिहेवियर पे असर दिखता है। क्योंकि ये सिर्फ बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एडीएचडी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये कोई बदतमीजी नहीं है, बैड बिहेवियर नहीं है, ये ब्रेन का जो प्रोसेस करने का तरीका है उसमें डिफरेंस होने की वजह से एडीएचडी के सिम्टम दिखाई देते हैं। और इसको हम एज वाइज भी देख सकते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स से समझते हैं कि कुछ चीज़ें आज दिखाई दे रही, कुछ नहीं है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है सिम्टम भी इसके चेंज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि एडीएचडी हर एज में अपने फॉर्म में थोड़ा चेंज हो सकता है। इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम छोटे बच्चे से लेकर एडल्ट की जो भी सिम्टम दिखाई देते हैं एडीएचडी की, उसको नोटिस करने की कोशिश करें। हर एज में एडीएचडी अलग दिखाई देता है, इसीलिए अक्सर पेरेंट्स और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है 2 से 4 साल की एज में, तो एडीएचडी डायग्नोज तो नहीं होता उस समय, लेकिन उसके सिम्टम ज़रूर दिखाई देने लगते हैं। जैसे बच्चा बैठने में उसको प्रॉब्लम होती है, लगातार दौड़ता है, मोटर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, या हो सकता है बच्चे को किसी भी चीज़ पे फ़ोकस करके 2-3 सेकंड बैठने में प्रॉब्लम हो। इस तरह की चीज़ें बचपन में दिखाई देने लगती हैं। लेकिन जो एडीएचडी की डायग्नोसिस है, वो तब होती है जब बच्चा 7 साल से ऊपर हो जाए। तो इसकी ऑनसेट एज ही 7 इयर्स है, पर इसके कुछ सिम्पटम हैं जो शुरुआती सालों में दिखाई देने लगते हैं जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है। अब अगर बच्चा 5 साल का हो गया, 5 से 9 साल के बीच की जो एज है, उसमें एडीएचडी का फॉर्म थोड़ा सिम्पटम बदलना शुरू हो जाता है। बच्चा स्कूल गोइंग है, स्कूल जा रहा है, वहाँ पे अब उसको फ़ोकस करने की प्रॉब्लम और दिखाई देने लगती है एकेडमिक्स में। वो ज़्यादातर चीज़ें भूलने लगता है, जैसे होमवर्क कॉपी इधर-उधर रख देना, होमवर्क कंप्लीट नहीं करना, स्कूल में अपने जो स्टफ़ है उनको छोड़ के आ जाना। तो फॉरगेटफुलनेस दिखाई देने लगती है और हम इसको केयरलेसनेस समझते हैं। बच्चा बार-बार आपको इंटरप्ट करता है। आप बात कर रहे हैं लेकिन बच्चा कोशिश करता है कि वो अपनी बात पहले ख़त्म करे। तो इम्पल्सिविटी भी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देने लगती है। मोटर मूवमेंट्स भी दिखते हैं, मतलब हाथ-पैर चलाना। वर्बली भी ये ज़्यादा दिखाई देते हैं, जैसे ज़्यादा बात करना। इस तरह के सिम्पटम बच्चे में 10 साल के अंदर दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद जो 10 साल से 15 साल की एज है, उसमें ये चीज़ें और बढ़ती हैं और इसके फॉर्म थोड़े चेंज होते हैं। बच्चे में प्रोक्रेस्टिनेशन आना, हर काम को टालना, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं करूँगा, मुझे परेशानी हो रही है, पढ़ने में उसकी प्रॉब्लम होने लगना, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन के साथ-साथ बच्चे को फ़ोकस करने की प्रॉब्लम हो रही है, जो कि सीधे-सीधे मेमोरी पे उसका असर आ रहा है। जब बच्चा टीन एज में आता है, या 15-16 साल के बाद अब उसके सिम्पटम देखिए एडल्टहुड में जैसे-जैसे जा रहा है, सिम्पटम्स में आपको और दिखाई देना, बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ आने लगते हैं। उसको खुद लगता है कि ठीक है, जो कभी-कभी हम जिसको मास्किंग एडीएचडी भी कहते हैं, उसको पता है कि मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो दूसरी चीज़ों से उसको कवर अप करने की कोशिश करता है या चीज़ों को टालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसको हर चीज़ में प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत पड़ने लगती है। इसका सीधा असर उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे पड़ता है। इसकी वजह से बच्चे में इमोशनल डिसरेगुलेशन भी बढ़ता है, इरिटेबिलिटी बढ़ती है, इरिटेट होता है चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आती है, ब्रेकअप होना, लड़ाइयाँ हो जाना, सोशल स्किल्स पुअर हो सकती हैं कई बार। तो ये सारी चीज़ें जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें दिखाई देना शुरू होती हैं। एडीएचडी के कॉजेज़ की बात करें तो इसका मेन रीज़न पेरेंटिंग नहीं है या बच्चे का पर्सनैलिटी ऐसा है, ये चीज़ें नहीं हैं,
बल्कि ये ब्रेन बेस्ड कंडीशन है। ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ब्रेन की प्रोसेसिंग में डिफरेंस होने की वजह से होता है। कई बार जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं इसके लिए जिम्मेदार, उसकी वजह से होता है। और कई बार जो न्यूरो इम्बैलेंस है उसकी वजह से भी बच्चे में एडीएसडी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे में अगर एडीएसडी डायग्नोस हुआ है तो वो समय के साथ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये एक डिसेबिलिटी है, एक डिसऑर्डर है जो कि लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। लेकिन अगर सही समय पे इसको सपोर्ट किया जाए, इसको डायग्नोस किया जाए, इसको इंटरवीन किया जाए और मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज़ किया जाए, तो एडीएसडी को बहुत हद तक हम सपोर्ट देके इसको मैनेज कर सकते हैं। और डे टू डे लाइफ में भी बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी इसके साथ मैनेजमेंट करना सीख जाता है। तो उसको ये सारी प्रॉब्लम्स पता होती है, उसको पता होता है कि हमको इसको कैसे मैनेज करना है। उससे बचने या भागने की बजाय बच्चा उसके साथ अपने आप को मैनेज करके चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। अगर बच्चा छोटा है और आपको इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं तो आप इसकी डायग्नोसिस या स्क्रीनिंग के लिए ज़रूर इसके बारे में सोचें। एडीएसडी के डायग्नोसिस के लिए पूरी टीम होती है, इसमें साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, आप पीडियाट्रिशियन के पास जा सकते हैं, जो आपको फर्दर बताएंगे कि इसमें एडीएसडी के सिम्टम है, इनको डायग्नोसिस की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, कुछ पेपर पेंसिल टेस्ट हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड हैं। तो एक क्लिनिशियन इसको डायग्नोस करता है, उसके बारे में आपको मैनेजमेंट टेक्निक्स बताता है। अगर हम इसमें मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें बच्चा अगर 7 साल से ज़्यादा एज का और अभी भी वो इम्पल्सिव है, हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो सकता है आपको मेडिकेशन भी देना पड़े। मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे पहले ज़रूरी होता है। बहुत लो डोज़ की कुछ सिरप हैं, दवाइयाँ हैं जो दे के बच्चे में हाइपर एक्टिविटी के सिम्पटम्स को कम किया जाता है, क्योंकि जब तक बच्चा बैठेगा नहीं, सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक वो चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। मेडिकल मैनेजमेंट के अलावा बिहेवियर थेरेपीज़ होती हैं, जो बच्चे के जितने भी नेगेटिव बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम बैड बिहेवियर बोलते हैं, क्योंकि कई बार पेरेंटिंग की वजह से भी बच्चे में ऐसे बिहेवियर्स दिखाई देने लगते हैं जो कि रीइंफोर्स होते हैं, नहीं होने चाहिए, और हम उनको बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के थ्रू ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी प्लस मेडिकेशन दोनों की ज़रूरत हो सकता है कुछ समय तक पड़े। एडल्ट्स को अगर प्रॉब्लम होती है इसकी मैनेजमेंट के लिए तो बहुत सारी टेक्निक है कि इम्पल्सेस को कंट्रोल करने के लिए, इमोशनल डिसरेगुलेशन के लिए थेरेपीज़ हैं, जिसमें कि अगर उससे रिलेटेड एंग्जायटी हो रही है और कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो उसके लिए भी साइकोथेरेपीज़ का सहारा ले सकते हैं, काउंसलिंग में जा सकते हैं, जिससे कि बच्चा या एडल्ट अपने आप को मैनेज करना सीख पाता है। अगर हम डेली रूटीन की बात करें या घर में कैसे करें, तो आप इन सारे बिहेवियर को इग्नोर करने की बजाय सबसे पहले बच्चे का स्क्रीन टाइम देखें, क्योंकि स्क्रीन टाइम का सीधा असर एडीएचडी पे पड़ सकता है। अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो हो सकता है ये सारे बिहेवियर आपको बढ़े हुए दिखाई दें। तो स्क्रीन टाइम कम करें, बच्चे का डेली रूटीन फिक्स करें, उसको हर एक काम के बाद ब्रेक ज़रूर दें, और ब्रेक देने के बाद जब आप उस पे काम करें या कोई काम वो कंप्लीट करें, टास्क कंप्लीट करें, तो आप उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें। उसके बिहेवियर को कुछ और नाम देने की बजाय उसको समझने की ज़रूरत है, उसको समझने की कोशिश करें। हर बार उसको करेक्ट करने की बजाय उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर ये सारी टेक्निक्स आप डे टू डे लाइफ में बच्चे को बचपन से ही सिखाने लगेंगे, तो बड़े होते-होते वो इन सारी चीज़ों के साथ मैनेज करना सीख जाएँगे।